हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो करते हैं आज की हम अपनी क्लास को शुरू। जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और फटाफट से ये जो सेशन है उसको शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इसको करना चाहते हैं, मतलब एसएससी सीपीओ करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पे हमारा एक सेशन चल रहा है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं आज। तो फटाफट से उसको देखते हैं कि आज के जो सेशन है, ठीक है, लास्ट सेशन अगर नहीं देखा था तो इस क्लास के बाद वो देख लेना, उसी का ही कंटिन्यूड ये सेशन है, ठीक है। मैथ्स अभी भी आप लोगों ने किया है, अभी हम जनरल अवेयरनेस करने वाले हैं और आज फिर से हम खेलने वाले हैं कौन बनेगा एसएससी सीपीओ, है ना। तो जल्दी से ये कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कौन कौन कितने आंसर्स को सही दे पाता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइए क्या मैं विजिबल हूँ, क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू गाइज, आर यू गाइज रेडी आज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, पुराने क्वेश्चंस देखने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कहाँ हैं आज सब लोग, कहाँ हैं आज सब लोग, जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्या मुझे आपकी चैट नहीं दिख पा रही है या फिर आप लोग हैं ही नहीं यहाँ पे? एक थम्स अप तो आ गया यहाँ पे, बाकी लोग कहाँ हैं? फटाफट से ज्वाइन करो यार सेशन, हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ नया सीखेंगे आज, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं आज के क्वेश्चंस की शुरुआत, करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। फटाफट से रेडी हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट्स जो भी पहननी है उनको पहन के, पेन्स और कॉपीज़ हाथ में लेके, राइट। चलिए करते हैं सेशन को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18th क्वेश्चन 17th तक हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, उसकी पीडीएफ मैंने हमारी जो ओएनसी है, जो नीचे लिंक दिया हुआ है ना इस वीडियो के, इस वीडियो के अंदर नीचे जो लिंक दिया हुआ है हमारी साइट का, उस वेबसाइट के ऊपर हमारी जो ओएनसी है वहाँ पे अपलोड कर दिया है जो हमारा वीडियो है, ठीक है, उसका पिछली वीडियो का पीडीएफ, ठीक है, उसके अंदर आंसर्स भी मार्क किए हैं, चेक कर लेना एक बार सब लोग। ओके, तो आज का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड? विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड? क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कोई है जो इसका आंसर जो है वो बिना हमारे ऑप्शंस के देना चाहेगा? एनीवन बिना ऑप्शंस के आंसर्स देने वाले? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सूरज जी ने दिया है कोल, बाकी देखते हैं, बाकी लोग भी आंसर्स दो जल्दी से। ऑप्शंस हैं फ्लोराइट, पायराइट, मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज। क्वेश्चन था कौन सा मिनरल, विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड? फूल्स गोल्ड मतलब जो मूर्ख एक इंसान है जिसको गोल्ड की पहचान नहीं है, वो किसको गोल्ड समझेगा? ओके, विनीत जी ने आंसर दिया है पायराइट और पीयूष जी ने आंसर दिया है डी, क्वार्ट्ज। ओके, तो रोहित जी ने पूछा है कि क्या आप डिटेल में नहीं पढ़ाती हैं क्या? मैं डिटेल्स में पढ़ाती हूँ, जो आप हमारी क्लासेस चल रही थी वो हम कंटिन्यू करेंगे, बट अभी आपको जैसे पता होगा, हम अभी थोड़ी देर पहले सर ने भी बताया था आपको, हमारी सीरीज चल रही है सुपर सप्ताह की, ठीक है ना, सुपर सप्ताह की, इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो है ये सीरीज हमारी, ताकि आप एक वीक लगा के कुछ क्वेश्चंस देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि जब आप पढ़ाई करें हमारे साथ साथ तो आपको पता चले कि एग्जैक्टली आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये सीरीज को शुरू किया है। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पायराइट, पायराइट। ओके, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसको फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो मिनरल है ये बिल्कुल गोल्ड के सेम कलर का होता है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल गोल्ड जैसा दिखता है ये। तो अगर किसी को पहचान नहीं है कि क्या गोल्ड है या क्या कुछ और है, तो वो इस मिनरल को गोल्ड समझ लेते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ फूल्स गोल्ड। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which Governor General of India in 1772 introduced
2 कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कौन गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1772 में, जिन्होंने 1772 में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स शुरू की? कौन सी कोर्ट्स? क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। 2 तरीके की कोर्ट्स होती हैं, एक वो जो क्रिमिनल केसेस देखती हैं और एक वो कोर्ट जो सिविल केसेस देखती हैं, राइट। तो ये दोनों अदालत को किसने शुरू किया था? कौन से गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? क्या पता है किसी को? क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है बिना ऑप्शंस के? चलिए फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शंस। तो आपके पास जो क्लूज हैं क्वेश्चन के अंदर वो क्या है? 1772 ईयर है, पर्सन जो है वो गवर्नर जनरल है इंडिया का, ठीक है। और ये पर्सन कौन है? जिन्होंने 2 कोर्ट्स शुरू की। कौन सी कोर्ट्स? क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये कौन है। आंसर आया विनीत जी का हेस्टिंग्स और रोहित जी का सी, ठीक है। तो आप दोनों ने ही सही आंसर दिया। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो भाई? क्वेश्चंस करो, आओ आंसर्स दो। इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, एटलीस्ट थोड़ा अभी तक की जितनी नॉलेज है उसको याद रखते हुए, उसको समझते हुए कुछ सीखो, कुछ करो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ के क्वेश्चंस, राइट। तो आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, सी, वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय पे हमारे गवर्नर जनरल थे। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ व्हाट? बंगाल, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो ब्रेक होते हैं रॉक्स और उनका डिके हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर चेंज के कारण, फ्रोस्ट एक्शन के कारण, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो पत्थर टूट जाते हैं, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। आपको क्या बताना है? ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। वो रॉक्स जो सामने दिख रहे हैं वो किस तरीके से हट सकते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग, इरोजन, वेदरिंग और डिफोरेस्टेशन। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, स्मेल्टिंग, इरोजन, वेदरिंग और डिफोरेस्टेशन। ओके गाइस, जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या आपको लगता है, ताकि मैं इसको आंसर बता सकूं और फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। स्मेल्टिंग, इरोजन, वेदरिंग, डिफोरेस्टेशन। और क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसको कि हम ये कहेंगे कि वेदरिंग, जिसको कि हम कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, कि पत्थर को टूटने के लिए हम कौन सी टर्म को यूज करते हैं? वेदरिंग। यस, राइट आंसर आप सबका ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग मतलब कि जो पत्थर होते हैं उनकी ऊपर वाली परत का टूट जाना। क्यों टूटती है वो परत? किसी भी चीज़ के कारण टूट सकती है, टेम्परेचर चेंज के कारण टूट सकती है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण टूट सकती है, कोई भी ये रीज़न हो सकता है उसका, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज which explorer discovered a sea route to India in 1498? 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। ये तो बहुत पहला क्वेश्चन है, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करते हैं, तो उसमें पहली चीज़ यही दी जाती है कि एक एक्सप्लोरर जिन्होंने सी रूट टू इंडिया को एक्सप्लोर किया। बिल्कुल विनीत जी ने लिख दिया है वास्को डिगामा। ऑप्शंस देख लेते हैं इसकी। ऑप्शंस हैं वास्को डिगामा, मार्को पोलो, थॉमस कोरियाट और मेगास्थीन्स। कौन है वो? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, वास्को डिगामा। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग भी जल्दी से आंसर्स दो। कहाँ हैं आप सब लोग? अरे थोड़ा सा उसमें आओ, जोश के अंदर आओ, मैं भी जोश में आती हूँ, और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आज की क्लास के अंदर, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन SSC CPO के अंदर पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ ये सारे पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, और आपको इनसे फ़ायदा मिलने वाला है आगे, कि जब हम तैयारी करेंगे मिलके, तो उस समय पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पूरे पार्ट में से निकल के आते हैं।
ठीक है, तो आंसर इसका था वास्को डी गामा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये आपको बताना है, किसकी आत्मकथा है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये इनमें से किसकी आत्मकथा है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ऑप्शन दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और सौरव गांगुली, इनमें से किसकी आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस कौन से पार्ट में से निकल के आते हैं, ये आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स वाले पार्ट में से। जब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी हमारी, तो हमने उसमें एक बात डिस्कस की थी कि कैसे हमें सिलेबस कहाँ से ढूंढना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो उसमें हमने एक बात की थी कि बुक्स एंड ऑथर्स एक मेजर पार्ट है उसका। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सही आंसर। ठीक है, इस चीज का जिसने दिया था। फटाफट से अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको, बताना आपने ये है कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस ये रहे चाइनीज, अरेबिक, इंग्लिश और जापानीज। ऑप्शंस हैं चाइनीज, अरेबिक, इंग्लिश और जापानीज। जल्दी से आंसर दो इसका, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो स्किप भी कर सकते हो, नहीं पता तो कुछ गेस कर सकते हो कि अगर एग्जाम में आपने यूनाइटेड नेशंस को नहीं पढ़ा, आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कुछ एजुकेटेड गेस लगाएंगे वहाँ पे कि ये चार में से मुझे ये लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो वो लगाओ, वो देखो कि क्या लगता है तुम्हें, है ना। तो बी, सी, जापानीज, बी, ओके। तो आंसर्स यहाँ पे मोस्टली हमारे पास हैं अरेबिक, इंग्लिश, जापानीज, ये सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स दे रहे हैं। और सूरज जी ने ए भी दे दिया चाइनीज, तो इसके साथ हमारे चारों ऑप्शंस आंसर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बताती हूँ मैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, जापानीज। ठीक है, अब मैं आपको याद कराती हूँ, आज के बाद भूलना मत, ये क्वेश्चन कहीं पे भी आता है। तो यूएन के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएन के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, ये हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूएन के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन सी कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया और फ्रांस, यूके और यूएसए। ठीक है, तो इन्हीं की, ये 5 देश हैं हमारे, इन्हीं की एक एक लैंग्वेज ले लो। कौन कौन सी, चाइना की चाइनीज, रशिया की रशियन, फ्रांस की फ्रेंच, यूके और यूएस की मेजरली इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो 4 ये हो गई, और इसके अलावा 2 और हैं, वो 2 कौन सी हैं, अरेबिक और स्पेनिश। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं गिनी जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। कौन कौन सी हैं 6 लैंग्वेजेस, आज के बाद भूलना नहीं है, चाइना, चाइनीज, रशिया, रशियन, फ्रांस की फ्रेंच, यूके यूएसए की इंग्लिश। ठीक है, और 2 और कौन सी आ गई, अरेबिक और स्पेनिश, जो कि वेरी कॉमन लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड ओवर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की बोली जाती हैं। ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की नेशनल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा भारत के संविधान का एक आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि ऑल अथॉरिटीज, सिविल एंड जुडिशियल, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो जुडिशियल हैं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जिनकी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सहायता के साथ काम करेंगी ये सारी की सारी जितनी भी हमारी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑप्शंस देने लगी हूं मैं आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है आप सबने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है ना। चलते हैं आंसर्स की तरफ। आंसर आपको देना है, आर्टिकल है 157, 137, 121 एंड 144। आंसर बताओ इसका जल्दी से, 157, 137, 121 और 144, ये ऑप्शंस हैं आपके। देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो मैंने आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास के अंदर
पार्ट्स कराए थे ना, वैसे पार्ट्स को याद रखने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। वो कैसे हेल्प मिलती है कि जैसे कि अग्रेसिवो शर्मा जी ने दिया है आंसर 157। अब आपने अगर उसके पार्ट्स को थोड़ा सा याद रखा होगा तो आपको एक आइडिया ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर मान लीजिए कि जो स्टेट से रिलेटेड, जो हमारे यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड जो पार्ट है वो वहां तक जाता ही नहीं है, 157 तक नहीं जाता है और 121 के बाद शुरू होता है। तो दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं आपके पास, 137 और 144। तो इन दोनों में से आप बड़ी आसानी से, अगर आपने थोड़ा भी देखा है तो कुछ एक तो एटलीस्ट 50-50 चांस के हिसाब से दोनों में से एक मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर है इसका आर्टिकल 144 जो कि विनीत ने दिया है। बिल्कुल सही आंसर विनीत जी, आंसर इज आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 ही है जो बिल्कुल ये कहता है, क्या कहता है कि सारी की सारी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज, क्या सारी की सारी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज जितनी भी हैं इंडिया की टेरिटरी में, उन सबको सुप्रीम कोर्ट की एड के लिए काम करना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज बरीड सनशाइन। कौन सा वो मिनरल है जो कि बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है, बरीड सनशाइन। तो इससे जैसे कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन किया पाइराइट का, वो क्या जाना जाता है, फूल्स गोल्ड के नाम से, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अब आपको ये पता चलेगा कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने लगते हैं तो आपको किन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, स्पेसिफिकली मिनरल्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको मिनरल्स के बारे में ये थोड़ा आइडिया होना कि कौन से मिनरल को किस नाम से जाना जाता है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विनीत जी ने बिना ऑप्शंस के आंसर दे दिया है कोल। देखते हैं ऑप्शंस में कोल है कि नहीं है। बिल्कुल है, ए कोल, बी बॉक्साइट, सी माइका एंड डी आयरन। तो आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा मिनरल है जिसको कि बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। तो एक और ऑप्शन आया है, सूरज जी ने भी बोला है कोल। तो बिल्कुल आप दोनों ने सही आंसर दिया है, ए कॉल इज द राइट आंसर। और इसको बरीड सनशाइन क्यों कहा जाता है, बरीड, क्योंकि जो कोयला है, कोयला कैसे बनता है, जो बहुत समय से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, बरी हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो वो जो फोर्स लगती है उस फोर्स के कारण वो सारा जो कोयला है, वो सारा जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसमें से कार्बन जो है वो बन जाता है और वो प्योर कार्बन का जो वो पूरा बन जाता है, दैट इज कोल, ठीक है। कोयला बन जाता है वो पूरा, जो कि हम जलाने के काम में आता है हमारे, और मोस्टली हमारे एनर्जी सोर्स है बहुत ज़्यादा, अच्छा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, दैट इज 26th क्वेश्चन। विच मसल्स इन स्किन्स, जो हमें गूज बम्स आते हैं, हमें लगता है कि एकदम से हमें ठंड लगी है या फिर कुछ बहुत अचानक से हुआ है तो हमें गूज बम्स आने लगते हैं ना पूरी बॉडी के ऊपर, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं रोंगटे खड़े होना। तो वो कौन सी मसल है स्किन के अंदर जो कि जिसके कि सिकुड़ने से, यानी कि जिसके कि कॉन्ट्रैक्ट होने से ये वाले रोंगटे खड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर, इलास्टिन, एपिडर्मिस, एरेक्टर पिली और कोलेजन। आपको इसका आंसर बताना है। सूरज जी ने पहले आंसर दे दिया था, इससे एरेक्टर पिली मसल। ओके, वेरी गुड सूरज जी। और बाकी लोग भी अपने आंसर्स बताइए, ठीक है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि आपको बिना ऑप्शंस के भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये चीज़ें वो हैं जब आप पहली बार पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आए हैं ऑप्शंस, पीयूष ने भी बोला है सी, अग्रेसिवो शर्मा ने भी बोला है सी। ओके गाइस, तो देखते हैं इसका आंसर है यही सी, एरेक्टर पिली। बिल्कुल यही मसल होती है जो हमारी हेयर्स जो होते हैं, जो बाल होते हैं, उनके एंड में ये मसल्स लाई करती है, जो कि जब भी रोंगटे खड़े होते हैं तो ये वाली मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How many tiers are there in पंचायती राज स्ट्रक्चर, यानी कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं, कितने स्तर हैं पंचायती राज संरचना में, ये आपको बताना है क्वेश्चन। और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4। आंसर देना है आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। और गाइज अगर आपको ये सेशंस हमारे पसंद आ रहे हैं SSC CPO के, तो ज़रूर इन्हें शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि
प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के लिए, राइट, तो उनको भी हेल्प मिलेगी, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे, आपको भी कंपटीशन फील होगा। अभी अगर कम बच्चे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपस में 2-3 बच्चे हैं जो इस चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट। वहीं अगर आप ज़्यादा बच्चे होंगे, आप यहाँ पे दिखेंगे, आप सारे आपस में बात करेंगे, है ना, यहाँ पे चैट करेंगे और कमेंट्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको भी दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। और कभी कभी कोई चीज़ होती है जो आपकी नज़रों से रह जाती है और दूसरे वाला पर्सन जो आपका फ्रेंड होता है या कोई भी वो से पकड़ लेता है ना, या फिर कोई होगा जो आपको आता है वो पकड़, ठीक है, आपको आता है, आपने बता दिया, उसको नहीं आता था, राइट। तो एक थोड़ा सा कंपटीशन बना रहता है और आप में भी, और एक अच्छा सा एक माहौल बन रहा था कॉम्पिटिटिव का, और क्लास भी क्लास की तरह से लगती है ना। तो क्वेश्चन था ये 3 कि टायर्स कितने होते हैं पंचायती सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे आ गया है ऑप्शन, यहाँ पे 3 आंसर आ चुका है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आप सबका है, B3 इज द राइट आंसर। और बिल्कुल ग्राम, मंडल और ज़िला, मतलब विलेजेस लेवल पे पंचायत, उसके अलावा ऊपर आएगा ब्लॉक लेवल जहाँ पे आएगी ब्लॉक समिति, और उसके ऊपर पंचायत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि ज़िला लेवल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर, 2 पर्सन्स हैं, 2 आर्किटेक्ट्स हैं बेसिकली। इन्होंने मिलके कौन से शहर को डिज़ाइन किया है, इनमें से कौन से शहर को डिज़ाइन किया है? नाम है एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर, और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, इलाहाबाद और रायपुर। ऑप्शंस इनमें से आपको एक आंसर जो है वो मार्क करना है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, इलाहाबाद और रायपुर, ठीक है। जल्दी से आंसर दो इसका, एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर। एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने कौन सी सिटी को डिज़ाइन किया है? एग्रेसिव शर्मा ने दिया है एक आंसर, सिर्फ ए, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी से। अनिल जी ने आंसर दिया है सी, ओके, बाकी लोग भी बताइए। ओके, तो आई थिंक इसका आंसर बता देती हूँ मैं, इसका आंसर है ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द सिटी जिसको इन दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया है, एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इन द प्लांट किंगडम। साइंस के अंदर प्लांट किंगडम आती है एक, तो आपको ये बताना है प्लांट किंगडम के कौन से ग्रुप से फर्न्स बिलोंग करते हैं। फर्न्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, आपको ये बताना है फर्न्स किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइट्स और टेरिडोफिटा, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर और बताना है आपको कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्या फर्न्स, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ इसका, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्या फर्न्स, ओके। अगर आप इन जनरल प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन देखें तो ये जो आपके सामने 4 ग्रुप्स लिखे हुए हैं यही हैं वो ग्रुप्स जिसके अंदर की वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है एक सिर्फ एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिसके अंडर कि आप प्लांट किंगडम के सारे प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं थैलोफाइट्स, फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स, फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और इसका आंसर है डी, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। डी आंसर है करेक्ट आंसर। टेरिडोफाइट्स जो उससे बिलोंग करते हैं फर्न्स और फर्न से रिलेटेड जितने भी हमारे एलाइज हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि मराठास और ब्रिटिशर्स ने मिलके एक ट्रीटी साइन की। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ये ट्रीटी कौन से साल में साइन हुई ये आपको बताना है। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो कि मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई, वो कौन से ईयर में साइन हुई, ठीक है, आपको ये बताना है। कौन सी ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। और साइन किसके बीच में हुई है? मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में, ओके। जल्दी से बताओ इसका आंसर। 1782, 1769, 1771 और 1758। दो आंसर्स आए हैं यहाँ पे, सूरज और विनीत ने कहा है 1782 या फिर ए, ठीक है। बाकी भी जल्दी से आंसर्स बता दीजिए। चलो इसका आंसर है ए, 1782। आई थिंक जिनको नहीं पता था उनको मैं बता देती हूँ।
फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी, पहली अंग्रेज़ों और मराठों की लड़ाई, ठीक है। उसके एंड में ये ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है, जिसके बाद के कुछ सालों के लिए, अराउंड 20 सालों के आसपास के लिए एक पीस एस्टैब्लिश हो गया था दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठा के बीच में। तो ये 1782 में ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सन हीट्स द अर्थ थ्रू। आपको ये बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा कि सूरज की गर्मी धरती तक पहुंचती है। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, कंडक्शन, रेडिएशन, फिजन और कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन, रेडिएशन, फिजन और कन्वेक्शन। आपको इन चारों में से ये बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू की सूरज की किरणें धरती तक पहुंचती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं पीयूष और सूरज ने, बी रेडिएशन। ओके, बाकी भी जल्दी से दो, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास में है फटाफट से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या लगता है आपको कि सन की रेज अर्थ तक कैसे पहुंचती हैं? तो विनीत ने और एग्रेसिवो ने भी बी दिया है, बिल्कुल सही आप सबने आंसर दिया है, बी रेडिएशन इज द राइट आंसर। रेडिएशन के थ्रू ही सन की किरणें जो हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन के नाम से जिसको हम कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a fundamental right of Indian citizens? भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं कुछ, उन मौलिक अधिकारों में से कौन सा इनमें से एक अधिकार नहीं है? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियंस के पास? हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से वो देखो, अभी याद करो, हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब भी हम वापस से अपनी नॉर्मल क्लासेस, रूटीन क्लासेस शुरू करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमने फंडामेंटल राइट्स ही करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। पीयूष जी ने आंसर दिया है 6, बिल्कुल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, और इनमें से कौन सा वो एक नहीं है? सबने आंसर दे दिया है ए, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था उस समय पे एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें महसूस हुआ कि प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं रहना चाहिए। ये हम क्लास में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर उसे अपने ऑफिस से रिजाइन करना है तो वो किसको एड्रेस करके रिजाइन देगा? किसको इस्तीफा, किसको एक संबोधित करके अपना रिजाइन दे सकता है? आपको ये बताना है कि अगर प्रेसिडेंट को कभी भी इच्छा होती है कि मुझे और काम नहीं करना है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो किसको लिखेगा कि टू डैश डैश डैश, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट हुआ था आपको अगर याद रखना है तो वो 44th अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट, जिसके बाद की राइट ऑफ प्रॉपर्टी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के बाद से, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी टोटली एबॉलिश कर दिया गया हैज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। बट उसकी जो शुरुआत थी वो बहुत पहले से ही हो गई थी, स्टार्टिंग से ही थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आपको आंसर देना है इसका क्वेश्चन का, और बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है, वाइस प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। अगर कभी भी प्रेसिडेंट जी का मन होता है कि उन्हें अपनी कुर्सी को छोड़ना है, वो चाहते हैं कि भाई मैं भारत का राष्ट्रपति बन के अब बहुत बोर हो गया हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जी को अपना संबोधित कर सकते हैं और कुर्सी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय का टाइटल पहली बार कब दिया गया? कि गवर्नर जनरल का टाइटल जो है वो वाइसरॉय में तब्दील कर दिया गया था, कब? ये आपको बताना है, और वो हमने किया भी है, ये हमारी बिल्कुल पहली क्लास के अंदर पॉलिटी के अंदर हमने किया था कि एक्ट्स की, हमने कुछ एक्ट्स की खासियत की थी और उसमें हमने ये भी किया था कि वाइसरॉय कब बनाया गया, है ना। ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर, 1857, 58, 56 और 59। अब यहाँ पे तो ऑप्शंस इतने ईजी दे दिया एग्जामिनर ने कि आपको सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है कि कौन कौन से साल में
एक्ट्स पास हुए थे। मैंने तो आपको पहले थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, थोड़ा बहुत आपने अपना दिमाग चलाना है। बताओ कौन से इनमें से कौन सा वो साल था जिसमें कि गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज कर दिया था, किसमें, वाइस रॉय में। वाइस रॉय की उपाधि भी दे दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो सूरज ने आंसर दिया है 1858। और कोई भी आंसर देगा इसका? जल्दी से जल्दी टाइप करो। बी, ओके, बिल्कुल सही आंसर आप दोनों ने दिया है बी, 1858। 1858 के अंदर पहली बार उस समय पे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, जबकि पूरा का पूरा रूल जो है वो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से पास होके किसके पास चला गया था? क्राउन के पास। यानी कि अब जो ब्रिटेन की क्वीन है वो डायरेक्टली इंडिया के सब्जेक्ट्स की क्वीन बन गई। मतलब हम सब लोग जितने भी इंडियंस हैं वो क्वीन के अंडर आ गए, ठीक है, 1858 के बाद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी थोड़े समय पहले सूर्य ग्रहण हुआ भी था। जल्दी से मुझे बताओ, द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, कब होता है सूर्य ग्रहण, कब होता है? थोड़े टाइम पहले अगर देखा था आप लोगों ने, हमारे पूरे एरियाज के अंदर ही दिखा था, इंडिया के अंदर काफ़ी विजिबल था। तो ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। द सन कम्स बिटवीन मून एंड द अर्थ, सन मून और अर्थ के बीच में आ जाता है। बी, मून मूव्स टू फॉर अवे फ्रॉम द सन, मून जो है, चंद्रमा जो है वो सूरज से बहुत दूर चला जाता है। सी, एस्ट्रॉयड कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, एक एस्ट्रॉयड आ जाता है सन और मून के बीच में। और डी, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि चंद्रमा सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या है? डी, 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 ओके, बिल्कुल सही आंसर आप सबने दिया है। डी इज द करेक्ट आंसर। होता क्या है, होता क्या है यहाँ पे कि ये हम जब अर्थ है, अर्थ के अराउंड अर्थ है, जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे जिनको नहीं थोड़ा सा याद है एक बार रिवाइज कर लो कि कैसे होता है सोलर एक्लिप्स। ये अर्थ है, अर्थ के आसपास मून रोटेट करता है ना, और यहाँ पे थोड़ी दूर है एक सन, ठीक है। दिख रहा है नहीं सबको, ये दिख रहा है, विजिबल है कुछ? ओके, ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ठीक है। अब ये सन पूरी अपनी रोशनी जो है वो अर्थ की तरफ डालता है ना, तो जिस एरिया के आगे मून आ जाएगा और जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे तो मून क्या करेगा, इसकी लाइट को पास नहीं होने देगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक रीजन बन जाएगा, किसका, शैडो का रीजन बन जाएगा, जिसके कारण उस एरियाज के अंदर हमें सन विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। रिपीट करूं पीयूष जी, दोबारा से बताऊं? चलो अभी दोबारा से ध्यान से सुनो, ठीक है। ये है अर्थ, अर्थ के आसपास क्या रोटेट करता है, मून। मून इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है ना, मून इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की जो कि हर टाइम रोटेट करती है, राइट। ये सूरज है, सन है, यहाँ से रोशनी जो है वो अर्थ के ऊपर पूरे टाइम पे आ रही है ना। तो अब जब इस रोशनी के बीच में मून आ जाएगा, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाएंगे, तो क्या होगा, इस रीजन के अंदर आपको जो सूरज है उसकी रोशनी पहुंच नहीं पाएगी, यानी कि जो हमारे सन की रेज हैं वो अर्थ पे विजिबल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण कि अर्थ के कुछ प्रोपोर्शन के अंदर दिन के टाइम पे, डे टाइम पे ही घना अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल नाइट वाली फीलिंग आने लगेगी। एटलीस्ट इंडिया के अंदर इवनिंग वाली फील तो इस बार भी आई थी, बिल्कुल एकदम एक पॉइंट ऐसा आ गया था, जबकि टोटल एक बहुत ही जो इवनिंग का 7 o'clock के आसपास का टाइम होता है वो पहुंच गया था किस समय पे, दोपहर 1 बजे के समय पे, है ना। तो वही सेम, उसको हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है कलर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का कलर, जो प्लांट्स होते हैं किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना। प्लांट्स का कलर हरा किसके कारण होता है, किस चीज़ के कारण होता है? तो वो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार साइंस की बुक्स के अंदर पढ़ा है। यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन, इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। पिगमेंट, क्लोरोफिल, यस।
तो आप सबने बिल्कुल बचपन में अच्छे से पढ़ाई की है। सही आंसर है बिल्कुल क्लोरोफिल। और अगर ऐसे ही आप थोड़ा बहुत ये रिवाइज कर लोगे ना एनसीईआरटीज़ को, अपनी बचपन की पढ़ाई को, तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी से क्रैक कर जाओगे। बस रिवीजन करते रहना और जो बचपन में पढ़ा हुआ है उसको, क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़े होते रहते हैं, पिछली पढ़ाई भूलते रहते हैं। 6th में हो जाते हैं 5th की भूल जाते हैं, 7th में होते हैं 6th की भूल जाते हैं, और बड़े होते होते तक हम कॉलेज पास करते हैं और ऐसे ही करते रहते हैं बहुत बार। और अंडरस्टैंडिंग के नाम पे हमें कुछ भी नहीं समझ में आया होता, सिर्फ पेपर्स पास करने पे हमने ध्यान दिया होता है, राइट। तो इसीलिए हमें वापस 10th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती हैं जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टोल्कापियर। टोल्कापियर एक फेमस एंशिएंट ग्रामेरियन है। इफ एक फेमस एंशिएंट ग्रामेरियन है, कौन से लैंग्वेज के, कौन सी लैंग्वेज के प्रसिद्ध ग्रामेरियन हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्या आपने? अगर नहीं याद है ना एनसीईआरटी, तो थोड़ा सा समझने पे भी ध्यान देना है। थोड़ा सा है कि मैं सिर्फ अगर ऐसे ही फैक्ट्स याद करूँगा तो मुझे याद नहीं रहेंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल पढ़ो। बट अगर आपको एग्जाम क्रैक करने से मतलब रखना है जिसके अंदर की 200 क्वेश्चंस टोटल आने हैं, 200 में से 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के आने हैं, और उस 50 के अंदर से अगर आप पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़ने लगोगे तो आपका जो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सुना है आप सबने? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होता है कि कितने कॉस्ट के अंदर आपको कितनी बेनिफिट मिल रही है, ठीक है। तो जितनी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी होंगी ना, उसके हिसाब से आपको जो उससे निकल के आएगा, निचोड़ निकल के आएगा, वो बहुत कम निकल के आएगा। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि इस एसएससी सीपीओ के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक ल्यूसेंट जीके की जो बुक आती है वो पढ़ लो, तो उससे काफ़ी हद तक आपके अराउंड 60 to 70% क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से निकल आएंगे। और उसके अलावा बाकी आपको हमारे करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ के ऊपर। कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है। ये तो 5 मेजर सब्जेक्ट्स हो ही गए। उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, और करंट अफेयर्स के अंदर क्या, बुक्स, ऑथर्स, ये सब चीज़ें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, और कोई और पर्सन है जो न्यूज़ में रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें, इंटरनेशनल बॉडीज से रिलेटेड चीज़ें। तो ये सब आपको करंट के साथ अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहना है, ठीक है। टोल्कापियर किस भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण यानी कि ग्रामेरियन थे? तो सूरज जी ने एक अकेले इकलौते हैं जिन्होंने आंसर दिया है तमिल, बिना ऑप्शंस के। बाकियों के लिए ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया आपको आंसर देना है, ठीक है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया। कौन है टोल्कापियर? टोल्कापियर आपको उनका ये बताना है कि वो कौन से लैंग्वेज के प्रसिद्ध ग्रामेरियन रहे हैं, ठीक है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया, ठीक है। तो जल्दी से आंसर लिखो, फटाफट से बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। टोल्कापियर कौन सी लैंग्वेज के प्रसिद्ध ग्रामेरियन हैं? ठीक है, नहीं आइडिया है, मैं बता देती हूँ। टोल्कापियर का नाम आता है बहुत ज़्यादा जब आप संगम एज पढ़ते हैं। जब आप संगम एज को थोड़ा सा पढ़ने लगते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर टोल्कापियर का नाम आता है। तो उसका आप थोड़ा सा भी आइडिया लोगे तो फर्स्ट नाम ही आ जाएगा वहाँ पे, संगम एज पढ़ने ही लगोगे ना तो टोल्कापियर का नाम पहला आ जाएगा। और इसका आंसर है बिल्कुल ए, तमिल। तमिल के प्रसिद्ध ग्रामेरियन रहे हैं टोल्कापियर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपको देने वाली हूँ मैं, नोबल गैस नहीं है ये आपको आंसर में बताना है। हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन और आर्गन। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन और आर्गन। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन और आर्गन। ओके, आंसर्स दिए हैं यहाँ पे 4 लोगों ने आंसर्स दिए हैं, हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन, ओके, या फिर डी भी आया एक आंसर, आर्गन। देखो मैं बता देती हूँ नोबल गैस क्या होता है। जब हम साइंस में हमने बचपन में पढ़ी थी तो हमने एक बड़ा ही एक सुंदर सा चार्ट पढ़ा था, बड़ा सा 10th क्लास के अंदर। क्या पढ़ा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था सबने। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड में एक ग्रुप 18 होता है,
ठीक है। उस ग्रुप 18 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको नोबल गैसेस कहते हैं। उनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि किसी और के साथ रिएक्ट करना प्रेफर नहीं करती हैं, खुद अकेले रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट वाला जो शेल होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अगर आपको याद है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो जब भी हम साइंस करेंगे तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आइडिया भी लेंगे, ठीक है। तो आप ये है बेसिकली नोबल गैसेस, ठीक है। तो उस ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन नहीं आता है, ये शुरू ही होता है हीलियम से, और हीलियम से पहले ही हाइड्रोजन तो इस कॉर्नर के अंदर आ जाता है उस टेबल के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस के अंदर से कौन सा एक जोवियन प्लैनेट नहीं है, जोवियन प्लैनेट नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस दे रही हूं आपको, ये रहे सामने आपकी स्क्रीन पर। सैटर्न, यूरेनस, मार्स या जुपिटर। सैटर्न, यूरेनस, मार्स या जुपिटर, आपको इनका आंसर बताना है। सैटर्न, यूरेनस, मार्स, जुपिटर। जब भी आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बहुत प्रोमिनेंट एक सामने चीज़ आ जाती है कि जोवियन प्लैनेट्स किस किस को कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर दे दो मुझे कि इनमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है। जोवियन का मतलब मैं बता दूंगी, जोवियन का मतलब क्या होता है। अगर मैंने अभी बता दिया तो आप लोग आंसर उसके अंदर उसके हिसाब से दे दोगे। जल्दी से बताओ, ऑप्शंस दो, कुछ तो गेस करो। जोवियन से आपको क्या लगता है कि किस तरीके का होना चाहिए? दो आंसर्स आए हैं यहाँ पे, मार्स और यूरेनस। मार्स और यूरेनस आंसर्स में आया है यहाँ पे। बाकी भी जल्दी से आंसर दो, कुछ तो गेस करो, थोड़ा बहुत आइडिया है अगर तो। चलो मैं बता देती हूँ जोवियन क्या होता है। जोवियन होते हैं वो वाले प्लैनेट्स जो कि जुपिटर जैसे, जुपिटर जैसे से जो प्लैनेट्स हैं उनको हम जोवियन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो बहुत ही ह्यूज हैं, बड़े हैं, है ना, जिनके आसपास थोड़ी रिंग्स हैं, कुछ कुछ है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट, जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। उसके ऑपोजिट कौन से प्लैनेट होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब क्या है? वो प्लैनेट्स जो कि अर्थ के जैसे दिखते हैं, अर्थ के जैसे दिखते हैं, वो कौन से हैं? तो इसकी क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं तो बस आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखना है, जो अर्थ जैसे दिखते हैं वो कौन से? जो मार्स से पहले पहले लाई करते हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और जुपिटर। ये चार कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और मार्स के बाद ये क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। उसके बाद जो यहाँ पे चार आएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। ये सारे क्या हैं? हमारे जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। दैट इज इट, आंसर यही है, ठीक है। मार्स इज द करेक्ट आंसर, मार्स जोवियन प्लैनेट नहीं है, ठीक है। और आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर। आज जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं, आपको ये बताना है इन ऑप्शंस के अंदर से कौन सी इंडस्ट्री इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मेजर इंडस्ट्रीज जो जब हम पढ़ते हैं तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर ये क्वेश्चन आता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज बहुत पहले ही आ जाते हैं जब भी आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड थोड़ा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, ठीक है। तो आपको अभी ये बताना है ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सी नहीं है। ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, कॉटन, फर्टिलाइजर्स, स्टील या नेचुरल गैस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि कॉटन, फर्टिलाइजर्स, स्टील और नेचुरल गैस, इन चारों में से कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज में से नहीं है, ठीक है। कॉटन, विनीत ने आंसर दिया और पवन ने भी आंसर दिया है ए, यानी कि कॉटन, कपास, ठीक है। बाकी भी अगर कोई आंसर देना चाहता हो तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए कोर इंडस्ट्रीज होती क्या है? कोर इंडस्ट्रीज वो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके बेसिस पे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, या फिर जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही है तो इंडिया का इकोनॉमी अच्छी चल रही है अपने आप, ठीक है। तो वो कुछ लेवल्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि मेजर प्रोपोर्शन लेती हैं इंडस्ट्रियल कामों का, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल इसका ए है, कॉटन, जो कि नहीं है कोर इंडस्ट्री।
फर्टिलाइज़र, स्टील, नेचुरल गैस, ये तीनों हैं, ठीक है। और कौन कौन सी है इनके अलावा? फर्टिलाइज़र, स्टील, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। हमने कुछ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सीमेंट भी उनमें से एक है। 2 और रह गई, वो भी कोई बता दो अगर कोई यहाँ पे है जिसको और भी बाकी सब पता है, जल्दी से बता दो। 8 कोर इंडस्ट्रीज अगर कोई बता रहा है यहाँ पे, तो फटाफट से जल्दी से इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी ज़रूर क्लासेस का शेयर कीजिएगा। आपको लगता है कि आप हमारी क्लासेस में आते हैं तो कुछ अच्छा सीख के जाते हैं, कुछ अच्छा नया सीख के जाते हैं, और अगली बार आपकी नॉलेज जो है वो कुछ पहली बार जो पहले थी क्लास से कुछ नया ही उससे सीखने को मिलता है। तो ज़रूर किसी और को भी बताइएगा, कोई और भी इससे सीखने को मिलेगा, और हमारा भी थोड़ा, हमें भी अच्छा लगेगा जब हम क्लास लेंगे, यहाँ पे आएंगे, आप सबसे बात करेंगे, जब यहाँ पे बच्चे हमें दिखेंगे, है ना। हम इतने सब मेहनत करके आएंगे यहाँ पे, है ना, तो आप सबको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे हैं और सब लोग अच्छे से देख रहे हैं, तो आप लोग भी फ़ायदा उसका उठाएंगे, ठीक है। तो IT इज़ नॉट वन ऑफ देम, हैरी जी, हैरी IT इज़ नॉट वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देखना, अभी चेक करना है इसके बाद कि कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास का समापन यहीं पे। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय। नेचुरल गैस, विनीत ने कहा है नेचुरल गैस। क्या हुआ विनीत नेचुरल गैस को, कि आपको लगता है कि नेचुरल गैस है कि नहीं है ऐसे? ओके, तो अभी के लिए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।